हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, फिर आप लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं बीपीएससी के लिए युवा महासीरीज, वह महाकुंभ सीरीज, जहां से एग्जाम में सवाल 100% बनने की चांस रहता है। दोस्तों, अभी 13 दिसंबर को बीपीएससी की एग्जाम आने वाला है। यूपीपीसीएस का भी एग्जाम उसके पहले भी हो जाना है, लेकिन हम लोग उसके पहले ऐसा सीरीज चला कर रख देंगे। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले हम आपको इस पर वीडियो बनाकर चले गए थे, तो थोड़ा सा हमको कुछ काम पड़ गया था, तो हम बाहर चले गए थे। लेकिन अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग जो इसके पहले जो एक क्लास उसमें आप लोगों को डाला गया था, तो उसमें प्रॉब्लम यह था ना कि हर चीजों को हम उसमें लिख लिख के पढ़ाया करते हैं। मतलब कि एक ऑप्शन रहता, एक क्वेश्चन रहता, उसका हम विस्तार से एनालिस करते हैं। तो उसमें ना 4-5 सवाल हम लोग कर पाते थे, 4-5 सवाल ही कर पर हमको संतुष्टि हो जाता था। लेकिन लोगों को, स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को संतुष्टि होता ही नहीं है। उनको लगता है कि एग्जाम है तो फटाफट फटाफट रिवाइज किया जाए। जैसे हमने यूपीएससी के प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकाला भी, तो हमने कैसे नोट्स बनाकर, तो अभी जो इस समय जो आप लोग जिस कंडीशन से निकल रहे हो ना, कि क्या कर रहे, कौन सी चीजें पढ़े और क्या हम लोग को बहुत आसानी से मिल जाए, जिससे भाई साहब कम से दिमाग में सेट हो जाएगा, तो बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम अपना नोट्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन वह नोट्स अभी आप लोग नहीं दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे जो आप लोग बीपीएससी में प्रीलिम्स में जो सवाल बनने की चांस रहता है ना, उसको। लेकिन अभी हम लोग जो सवाल करेंगे वो कैसा सवाल करेंगे। अभी हम लोग अब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि ना कि 10 क्वेश्चन लेके आ गए, उसको पढ़ लिए, तो हो सकता है कि वह क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, और हम लोग सीमित क्वेश्चन ही कर पाएंगे कि एग्जाम का बहुत कम टाइम है। तो ऐसा कंडीशन में आप लोग अगर शब्दों से खेलना सीख जाओगे ना, तो एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर जहां भी कुछ शब्द मिल जाता है, तो इंसान के दिमाग में वह हो जाता है कि कहीं ना कहीं शब्द सुने हुए हैं। मतलब यह हुआ कि हम लोग अब क्वेश्चन को ना पढ़कर हम लोग पहले उस चैप्टर को ही पढ़ेंगे, शॉर्ट में डाउन क्या करेंगे, उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, और उससे जितना भी आपको यूपीएससी में, आपको पीसीएस में, जैसे यूपीपीसीएस में, बीपीएस में, या कोई सीडीएस में भी कुछ एग्जाम होगा, उससे पूछा गया, तो उससे आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग जो आज जो टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ना, वह टॉपिक होगा आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल में भी फंडामेंटल मतलब कि मौलिक अधिकार की बात करेंगे। वही मौलिक अधिकार जो हम लोगों को, आप लोगों को, हिंदुस्तान के हर जनता को, विदेशी लोगों को मिला है। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट से शुरुआत करेंगे, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में 101% सवाल बनने की चांस रहता, चांस करती पूछता है। आप लोगों को सवाल भी दिखाई देंगे। तो बिना किसी बकवास के, बिना किसी हम लोग इधर उधर बात किए, डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग 70 बीपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला, उस पर हम लोग अब लोग लड़ाई शुरू करते हैं। पूरा देख के एक्सप्लेन हम लोग जो करने वाले हैं उसको हम देखेंगे। तो बस फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, ये बात बाद में चलती रहेगी। लेकिन अभी जो हम शुरुआत करने वाले हैं, पहले आप लोग सवाल देख लीजिए कि एग्जाम में सवाल कैसे बन सकता है इस साल। लेकिन अभी देखिए, नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बाद यार, अभी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अभी गए होंगे पटना में, विरोध भी कर रहे होंगे। लेकिन अभी सवाल एग्जाम में कभी कभी रीजनिंग का सवाल भी बीपीएस में पूछने का जगह लगने लगा है। तो आप लोग रीजनिंग सवाल, हम लोग वैसे वैसे नए नए ट्रेंडिंग के सवाल देखेंगे, जिस पर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे। पहले सवाल जो तो वन लाइनर का सवाल हुआ करता था, सिंपल सवाल पूछता, हर बच्चा बना दिया करता। लेकिन अब सवाल का ट्रेंड बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है। अब सवाल ना, अब फैक्चुअल सवाल कम पूछने लगा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा बनने लगा है। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल पढ़ने से दिमाग को जोर पड़ता है, सोचे समझने की क्षमता जब हो जाती है, तो एक सवाल पढ़ने के बाद इंसान अब उसका दिमाग अब डेवलप हो जाता है, तो बाकी सवाल भी बहुत आसानी से वो कर लेता है। तो हम लोग अब यहाँ पर कुछ रीजनिंग के सवाल ऐसे देखेंगे जो बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, कुछ सवाल सीडीएस में भी पूछा गया है। तो ऐसे हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे, और कुछ सवाल आप लोग लेके आए हैं। लेकिन अभी जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वह सवाल होगा, अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को सवाल को पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम लोग, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या? देखिए, पूरा फाउंडेशन क्लास की तरह तो नहीं चल सकता ना, फाउंडेशन क्लास तो हम लोग अपना ऑफलाइन चलाते हैं। तो और हम लोग अपना वीडियो बना के भी एक जगह एक संस्थान में हम लोग भेजते हैं, तो वहां भी। लेकिन हम लोग शॉर्ट में दनादन पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बस केवल आप टॉपिक को पढ़ लोगे या घर प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये था कि राज्य के द्वारा, मतलब राज्य, राज्य मतलब भारत सरकार,
तो राज्य के द्वारा नागरिकों को उसकी फ्रीडम दी गई है, अपने मानसिक आधार पर, अपने जीवन के आधार पर, अपने अपने उसको जीवन के जो अधिकार दिया गया है, तो वह व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है कि भाई तुम घूम सकते हो, फिर सकते हो, बातें कर सकते हो, मानसिक आधार पर अपने आप को विकास कर सकते हो, उसको अधिकार कहते हैं। अब जो व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, जिस पर राज्य भी अंकुश लगा सकती है, राज्य उस पर कुछ बाधाएं डाल सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का अगर उल्लंघन होगा तो जाके उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति को अधिकार दिया गया उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन इस मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग, तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान में एक दस्तावेज है, क्योंकि वहां के लोग अपने सरकार के प्रति, और ब्रिटेन में जिस मानते की अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा कहानी तो हम समझ लेते हैं ताकि आप लोग को इस चैप्टर समझने बहुत आसानी होगा। हालांकि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। लेकिन भारत के जो मौलिक अधिकार है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब एक अधिकार पत्र मतलब इसको एक दस्तावेज बोल सकते हो। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? 1215 में ब्रिटेन में एक वहां के थे राजा, 1215 की बात करें, जिसका नाम था जॉन। वहां पर उन्हीं का राजा था, उन्हीं के शासन था, मतलब कि अपना निरंकुश शासन चलाया करते थे। 1215 की बात करें ब्रिटेन का। लेकिन वहां का जनता कोई अधिकार ही नहीं था ना बोलने के, मतलब बोल सकता था, मतलब कि उनको एक सीमित ही अधिकार मिला हुआ था, और उस जनता पर अपना जुल्म ढाया करते थे आपको ब्रिटेन के सरकार यानी जॉन। तो नागरिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई साहब हम लोग को भी अधिकार मिला जाए। तो उन नागरिकों के एक नेता बन गया जिसका नाम था विल्सन बोन्स। उस व्यक्ति का नाम था बोन्स, एक नाम था जॉन, और नागरिकों के जो व्यक्ति थे, जो नागरिकों को जो पूरा थे, उसका नाम था बोन्स। इन्होंने सरकार से लड़ाई भी किया, और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। 1215 का बात कर रहे, ध्यान रखिएगा, 1215 में समझौता हुआ कि नागरिकों को अधिकार दिए जाए। अब जो इन समझौता जो हुआ ना, जो समझौता में जो बातें कहा गया, जो दस्तावेज बनाया गया, वो दस्तावेज का नाम है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग भारत में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किए, तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको भारत का संविधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसमें इसका मतलब यह हुआ कि सभी व्यक्ति को फ्रीडम की आजादी दी है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार होगा। आपको फंडामेंटल राइट्स का मतलब है ये। लेकिन एक शब्दों को ध्यान रखना, हो सकता है कि यही शब्दों को वह एक शब्द में डालकर आपको एक स्टेटमेंट का सवाल बनाकर आपको दे सकता है, तो बच्चा फंस जाता है। इसलिए आपको एक शब्दों पर ध्यान देना है। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन भाग 3 की अगर बात करें हम लोग, तो मूल संविधान में, मूल मौलिक अधिकार में ना अगर बात करें, तो इसमें टोटल 7 आपको मौलिक अधिकार हुआ करते थे। पहले 7 ही हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक संपत्ति का अधिकार था, ध्यान रखिएगा, इसमें एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब एक कानूनी अधिकार यानी विधिक कानूनी अधिकार अब इसको बना दिया गया है। कब बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इनको एक कानूनी बना दिया गया। अब इसको कहाँ रख दिया गया है? इसको रखा गया भारतीय संविधान के भाग 12 में रख दिया गया है। 300 के क्लोज 1 में इसको उठा के पटक दिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। तो मतलब कि अब जो मौलिक अधिकार में जो संख्या है, अब वो संख्या मात्र 6 रह गई है। और 6 का बात करें तो 6 का नाम है पहला 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया। लेकिन हम लोग 12 इंपोर्टेंट नहीं किया कि 12 में आपको राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस सब चीजों को हम छोड़ते हैं, तो हम लोग 14 से इंपोर्टेंट, जो 14 से एग्जाम बनने की संभावना ज्यादा रहता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में आपको समानता का बात किया, 14 से लेकर 18 तक समानता का बात किया गया। समानता का मतलब कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है मतलब कि अनुच्छेद 14 से लेकर हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। और इसमें बात किया गया जो समानता का अधिकार आपको 14 में अस्पृश्यता का अधिकार बताया गया है, और विशेष उपाधियों का भी निषेध किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इन सब बातों का प्रयोग किया गया है।
इनका बारे में हम थोड़ा डिटेल से आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं ना। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का बात किया गया, जिसमें व्यक्ति को 6 बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें बोलने का अधिकार और व्यक्ति की आजादी, कहीं तो बसने की आजादी की बात किया गया, अपना व्यवसाय चुनने की आजादी दिया गया, हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। या आपको स्वतंत्रता जीवन के अधिकार के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार यानी किसी व्यक्ति पर शोषण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जिससे बाल श्रम पर रोक लगाया जा सकता है, बाल श्रम पर निषेध लगाया जा सकता है। इसका जो वर्णन किया गया है वह 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसका वर्णन किया गया है। हमको कोई दिक्कत है, हमको पर लक्ष्मी का दिमाग में सेट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर लिख लिख कर पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की बात किया गया कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, धर्म अपनाने की बात है, अपना धर्म प्रचार करने का आपका अधिकार है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य किसी भी धर्म को यह नहीं कहेगा कि तुम धर्म ये अपने देश में मत चलाओ, राज्य का अधिकार है ये नहीं है, राज्य का कोई धर्म है ये नहीं है। व्यक्ति जो धर्म मान करे उस धर्म को अपना सकता है। राज्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, जिस धर्म को मन को अपना सकता है। ये आपको 25 से लेकर 28 तक बात किया जाए। इतना ही नहीं, अगर बात करें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक का वर्णन किया गया है, यानी अल्पसंख्यक का बात इसमें किया गया। अल्पसंख्यक का मतलब यह हुआ कि जिसकी संख्या कम हो, वह संख्या भाषा में हो सकता है, वह संख्या जाति के रूप में हो सकता है, वह संख्या आपको धर्म के रूप में हो सकता है। तो जो व्यक्ति इन सभी के आधार पर जिसकी संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो सरकार इन पर अपना एक अलग से कानून बना सकती है, यहाँ पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक वर्णन किया गया है। वो अपने संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर उसकी रक्षा किया जा सकता है, ठीक है। अपना शिक्षा संस्थान चलाने का उसको अधिकार होगा। अनुच्छेद अगर बात करें तो 32 में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 30 लिखा गया है और यहाँ पर 29 और 29 से लेकर 30 तक जो 31 था ना, जो 31 यही 128 में संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार का बात करें, संपत्ति का अधिकार का वर्णन दो जगह किया गया है। एक अनुच्छेद 300(1) में किया गया है और एक अनुच्छेद 19 के एक किया गया 300(1) में। ध्यान रखिएगा, 300(1) में किया गया है और एक किया गया है आपको 19 के (1) के जी में किया गया है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार बात है कानूनी अधिकार बोल सकते हैं हम लोग। आखिर तो यहाँ भी लिखी रहे ना, फंडामेंटल राइट्स की बात किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। वो अनुच्छेद 32 का बात करते हैं। यही अनुच्छेद है जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ध्यान रखेगा, जब भी किसी व्यक्ति यानी हम लोग को उल्लंघन का यानी व्यक्ति को बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, व्यक्ति को बाहर घूमने का अधिकार छीन लिया जाएगा, यानी उसके अधिकार को यानी उसके व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार अगर छीन लिया है, यानी सभी अधिकार छीन लिया है, तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आपको जा सकता है हाई कोर्ट और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ध्यान रखेगा, जब भी व्यक्ति जाएगा तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा तो 5 बातों को लेकर जा सकता है, अपने अधिकारों को रक्षा कर सकता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, जैसे रीटों का इस्तेमाल करके वो अपने अधिकार की रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को तो मालूम चल गया होगा कि आपको मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद है, कहां से कहां तक है, ये सब चीजें हैं। लेकिन कैसे रक्षा होगा मौलिक अधिकार का, यहाँ सवाल पक्का एग्जाम बनता है, ध्यान रखिएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अगर मौलिक अधिकार की बात करें हम, तो मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के लिए लागू है, विदेशी नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों दोनों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर केवल भारत के व्यक्तियों के यानी केवल भारतीय लोगों की अगर बात करें हम लोग, केवल भारतीय नागरिक के, तो इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 नोट बनता है, कितना खराब होता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो यह जो अनुच्छेद है 15, 16, 19 और 29, इस अनुच्छेद में केवल भारत के नागरिकों का वर्णन किया गया है, कि भारतीय विदेशी लोग को इसमें अधिकार नहीं दिया गया, केवल भारतीय को। लेकिन बाकी में आपको विदेशी लोगों का अधिकार दिया गया। एग्जाम सब दाग देता है, ध्यान रखिएगा।
तो मौलिक अधिकार नागरिकों में भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए प्राप्त है। सरकार और निजी व्यक्तियों के लिए खिलाफ लागू है, मतलब कि सरकार और जो भी व्यक्ति है इस सब के लिए लागू है, ये ना कि केवल व्यक्ति के लिए नहीं, सरकार के लिए भी लागू है। अगर सरकार भी गलती करे, प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल राष्ट्रपति को छोड़ के बात करते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री के साथ कोई भी उनका मंत्री परिषद हो या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, केवल राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर उन व्यक्ति को भी उतना ही सजा दिया जा सकता है जितना एक आम नागरिक को सजा दिया जाता है। अगर मंगरुआ अगर किसी व्यक्ति को फांसी पर अगर मंगरुआ किसी व्यक्ति को मार दिया, 2 लाठी मार दिया, और वही व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री भी उसी वजह से कोई घटना घट मतलब कि उनके साथ कोई घटना घट गया, तो दोनों व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा। यानी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सही व्यक्ति के लिए लागू है। इस पर राज्य मतलब सरकार, अगर सरकार चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकार को आप लोग को छीना जा सकता है, जैसे आपातकाल में आप लोग को छीना जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग न्यायालय जा सकते हैं। मतलब कि साफ साफ बात बोले तो ये वाद योग है, मतलब कि आपके उल्लंघन होगा तो आप लोग का हम जब तो हम ही जा सकते हैं मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके। मौलिक अधिकार में एक तरफ सकारात्मक है तो एक तरफ नकारात्मक की बात किया गया। मतलब कि यह हुआ कि यह व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। कानून के ऊपर नहीं मतलब सब कोई कानून के नीचे ही है। तो बताओ, जितना जो बड़े बड़े लोग हैं तो वह जितना टैक्स देगा तो क्या गरीब उतना ही टैक्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। कहने का मतलब कि विधि के समक्ष अगर सब कोई बराबर है तो हर व्यक्ति को समान पैसा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को समान टैक्स लगना चाहिए। जब समान टैक्स लगेगा तो अमीर लोग तो टैक्स दे देगा लेकिन गरीब का टैक्स नहीं देगा। तो विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक को दर्शाता है। लेकिन उसी में अनुच्छेद 14 का कोड 2 में लिखा गया कि विधि के समान संरक्षण यानी आवश्यकता के समय विशेष सुविधाएं के आधार पर उस व्यक्ति को छूट दिया जा सकता है। यदि व्यक्ति की कोई समस्या है और कोई मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है तो उस व्यक्ति को छूट दिया जा सकता है। तो एक सकारात्मक को भी दर्शाता है मौलिक अधिकार। आप उल्लंघन होने पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय आपको गारंटी देता है, हाई कोर्ट आपको गारंटी, हाई कोर्ट के खिलाफ अपील जरूरी नहीं है। मतलब कि आप लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। मतलब तुम 32 को प्रयोग सीधे जा सकते हाई कोर्ट और आपको 226 को प्रयोग आप जा सकते सुप्रीम कोर्ट। इसमें संसद बदलाव कर सकती है, लेकिन वह बदलाव करेगी संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत वो बदलाव कर सकती है। बाकी की तरह वो अधिकार वो इसमें बदलाव नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आप इसमें पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलिक अधिकार में जो बदलाव होगा उस संविधान के संशोधन अधिनियम से इसमें बदलाव किया जा सकता है। जबकि मौलिक अधिकार में आपको मूल ढांचा में बदलाव नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा का बात करें हम लोग, क्या रखेगा, मौलिक अधिकार में जो बदलाव किया जा सकता है वो संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत किया जा सकता है। संविधान के संशोधन अधिनियम मतलब एक होता है, किया जा सकता है। किसमें नहीं किया जा सकता है तो आपको मूल ढांचा में नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचा में नहीं किया सकता। कब आया था तो 1973 में आया था केशवानंद भारतीवाद से। केशवानंद भारतीवाद के जब केस आया था तो उस केस में मूल ढांचा का प्रावधान किया गया था। मतलब हम बाकी चीजों में बदलाव कर सकते हैं लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकते हम। इतना ही नहीं, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मौलिक अधिकार पर सरकार चाहे, मतलब कि अगर संसद चाहे यानी राज्य चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में केवल 2 चीजों को छोड़कर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ध्यान पूछा सवाल है, रख लीजिएगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी चीजों पर हम लोग अधिकार मतलब सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा जा सकती है। लेकिन जब बाहर से देश में कोई अगर विद्रोह होगा, आक्रमण होगा तो इसके साथ साथ आपको अनुच्छेद 19 मतलब कि 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के जो प्रावधान है 352, तो जैसे विदेश से भी कोई बाहर से कोई आक्रमण होता है भारत में विदेश से, तो इसके साथ साथ अनुच्छेद 358 आकर और अनुच्छेद 19 के सभी 6 अधिकार को
बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, मतलब कि वह अब लागू नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हुआ और राष्ट्रीय आपातकाल का साथ साथ अनुच्छेद 358 लग जाता है। अनुच्छेद 358 लगता है तो 6 आपको जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में उसको भी हटा दिया तो वह निलंबित स्वतः ही हो जाता है। कब होता है? जब विदेशी आक्रमण होता है तो। लेकिन जब भारत के अंदर ही जब विद्रोह होगा, भारत के अंदर ही हमला होगा, यानी भारत के अंदर ही झगड़ा झुगड़ी मारपीट होगा तो अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होगा। इस बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। यह सब चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं? अब सवालों को देख लेते हैं। जैसे मानते हैं कि सवाल को देखते हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे कैसे बन सकता है। यहाँ पर जो फर्स्ट सवाल है आप लोग देखो, जितना पढ़ाया गया है वहीं से सवाल एग्जाम में बन सकता है। फर्स्ट सवाल आपके जो पढ़ाया गया है वहीं से सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, भारत को संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। पहला बात सही है, ठीक है, क्योंकि अब मूल अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत अब 300 के क्लोज 1 में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। एकदम सही बात कर रहा है, मतलब कि ए और दो, मतलब ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों क्या है? सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1, बाकी सब गलती, क्योंकि यह इसको डिसाइड कर देता है क्योंकि इसी अनुच्छेद इसी संशोधन के तहत मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना रहकर एक कानूनी अधिकार बन गया था, तो इसलिए यह इसका व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल पे बात करें हम लोग। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के मूल आत्मा कहा जाता है। एकदम सही बात करा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत संविधान के मूल आत्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। तो पहला बात सही कह रहा है। दूसरा बात करें, यह मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके ही व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। आपको अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी ये भी सही है, यानी यह इसके व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लास्ट सवाल देख लीजिए, भारत का संविधान समानता अधिकार की गारंटी देता है। फिर से भारत का संविधान समानता के अधिकार की गारंटी देता है, एकदम देता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसी का तो बात किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में केवल आर्थिक, अरे 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 भाई साहब यहाँ पर लिख दिया केवल। अब जहां पर आ गया केवल तो भाई साहब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि आर्थिक के साथ सामाजिक राजनीतिक को भी यह बढ़ावा देता है। तो समानता केवल आर्थिक को ना देकर आपको 3 चीजों को, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक, तीनों को देता है। तो यह गलत है जबकि यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल होगा। देखते हैं, ए और आर सही, ए और आर दोनों सही है। तो पहले दोनों कहा था, पहले गलती, ए और आर दोनों सही है, फिर दोनों कहा था, फिर गलत। ए सही है लेकिन आर गलत है, सही बात कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।